दुनिया भर में करोड़ों लोग फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं और इसमें वे लोग भी शामिल नहीं हैं जो अलग अलग मैचों में जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मशहूर प्रतिद्वंद्विता का एक रोमांचक मुकाबला हुआ। एक ब्रिटिश लेखिका हमें फुटबॉल के भूले अध्याय की याद दिला रही हैं, जिसे अमेरिका में सॉकर कहते हैं। और उनकी नई किताब डिगिंग डीप 11 यहूदी फुटबॉल स्लैश सॉकर सितारों की कहानियों को उजागर करती है, जिनके करियर और जीवन हॉलोकॉस्ट के कारण अधूरे रह गए। डिगिंग डीप Unearthing the Stories of 11 Murdered Jewish Footballers के लेखक डेविड बोल्शोवर अब लंदन से हमारे साथ हैं। नमस्ते, धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। तो मेरा मतलब है ये विषय आपके लिए कठिन रहा होगा और गहराई से समझना पड़ा होगा, लेकिन जब हम यहाँ हैं और पूरी दुनिया वर्ल्ड कप देख रही है तो आपका समग्र अनुभव या भावना क्या है? और यहूदी खिलाड़ियों के खेल में भागीदारी की बात? मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक यहूदी प्रतिभागी है, सिर्फ एक ही है, और वो है मैट टर्नर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रिजर्व गोलकीपर हैं और अब उनकी टीम बाहर हो चुकी है। दुर्भाग्यवश हॉलोकॉस्ट से पहले यहूदी फुटबॉल बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उसके बाद उतना नहीं रहा। आप किताब की शुरुआत एक दिलचस्प अवलोकन से करते हैं। आपने कहा कि अगर आप ज्यादातर यहूदियों से किसी महान फुटबॉलर का नाम पूछे तो अधिकतर लोग सोच में पड़ जाएंगे, खासकर अमेरिकी, क्योंकि फुटबॉल खिलाड़ी उतने प्रसिद्ध नहीं हैं जितने एनबीए और एनएफएल के खिलाड़ी। मैं उन देशों की बात कर रहा हूं जहां फुटबॉल संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। तो अगर आप एक ब्रिटिश यहूदी से पूछें, उदाहरण के लिए एक फुटबॉल के दीवाने ब्रिटिश यहूदी से, और अगर आप एक फुटबॉल के दीवाने ब्रिटिश यहूदी से पूछें कि अब तक का सबसे महान ब्राजीली खिलाड़ी कौन था, तो वे पेले का नाम लेंगे। अगर आप पूछें कि सबसे महान अर्जेंटीनी खिलाड़ी कौन है, तो वे माराडोना या मेसी को लेकर बहस करने लगेंगे। अगर आप उनसे पूछें कि सबसे महान यहूदी फुटबॉलर कौन है, तो उन्हें कोई नाम ही याद नहीं आएगा। शायद मुस्कुरा या हंस भी सकते हैं, लेकिन जब वे मुस्कुराते या हंसते हैं, तब वे असल में हॉलोकॉस्ट और यहूदी सामूहिक स्मृति के विनाश पर हंस रहे होते हैं। क्योंकि हुआ ये कि ये महान यहूदी फुटबॉलर उन बहुत सारे लोगों की यादों में बसे थे जिन्हें भी मार दिया गया था, और इसलिए कहानी वहीं पर रुक गई। वाह, तो इस रिसर्च में 6 साल लगे। आप जानती हैं क्या कोई एक खास खिलाड़ी था जिसने इस तरह के विस्तृत और दीर्घकालिक प्रोजेक्ट की शुरुआत का कारण बना? मेरी पिछली किताब बेला गुटमन पर थी, जो अब तक के सबसे महान यहूदी फुटबॉल कोच हैं। उन्होंने हंगरी में हॉलोकॉस्ट से बचकर लिस्बन की बेनेफिका टीम के साथ 2 बार यूरोपीय कप जीता। जब मैंने उनके जीवन पर शोध किया, तो मैंने एक नई दुनिया खोजी जिससे मैं अनजान था, जबकि मैं फुटबॉल का बड़ा प्रशंसक हूं और कम उम्र से ही फुटबॉल का दीवाना रहा हूं। मुझे यहूदी इतिहास में भी दिलचस्पी है। मुझे इस इतिहास की जानकारी नहीं थी, लेकिन बेला गुटमैन के बारे में पढ़ने पर पता चला कि उनके साथी, कोच, प्रशंसक और मध्य और पूर्वी यूरोप के कई फुटबॉल से जुड़े लोग यहूदी थे, और फुटबॉल के आज के रूप में विकास में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वाह, ये बहुत ही रोचक है। आप ये भी सुनते हैं कि हॉलोकॉस्ट ने कितने सारे खेलों को प्रभावित किया है। मेरा मतलब है आप बॉक्सर्स की कहानियां सुनते हैं। बहुत से बेहतरीन पहलवान और बॉक्सर थे जिन्हें कैंपों में नाजियों का मनोरंजन करना पड़ता था। हमने ऐसी कुछ कहानियां सुनी हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ फुटबॉल नहीं, कई खेलों में फैला है। बिल्कुल ऐसा ही है। फुटबॉल पर ध्यान देने के दो कारण हैं। पहला, ये मेरा जुनून है। जैसा कि आप कहते हैं, इस स्तर के शोध में मुझे 6 साल लगे। इसे पूरा करने के लिए जुनून जरूरी है। साथ ही फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और इस किताब ने मुझे सिर्फ इन 11 खिलाड़ियों की कहानियां बताने के अलावा भी बहुत कुछ करने का मौका दिया, क्योंकि मुझे जाहिर तौर पर उनकी जिंदगी की स्थिति, उनका बैकग्राउंड और उनके साथ असल में क्या हुआ, ये सब बताना था। आखिर में मैं यहूदी 20वीं सदी के इतिहास, जायनिज्म और इजराइल के जन्म पर भी बात कर पाया। इसके जरिए इसके जरिए इन 11 खिलाड़ियों की कहानियों से। आप जानती हैं फुटबॉल शायद दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है।
लेकिन मैं ये पक्का नहीं कह सकती। आप जानते होंगे इजराइल के बच्चे भी मेसी या रोनाल्डो बनने का सपना देखते हैं। उस फुल सर्कल मोमेंट का मतलब बताइए कि हम इजराइल में हैं। ये राज्य, ये देश बन चुका है और यहाँ कई होनहार खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी किताब का हिब्रू में अनुवाद हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इजराइल के युवा फुटबॉलर सराहेंगे कि वे महान यहूदी फुटबॉल खिलाड़ियों की समृद्ध परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इज़राइल में जिसकी कमी रही है, हालाँकि उन्होंने सालों में बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी पैदा किए हैं। मुझे लगता है कि इज़राइल में जो कमी रही है, वो है सामूहिक आत्मविश्वास, वो आत्म आस्था, वो विश्वास कि हम ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर वे खुद को महान परंपरा का उत्तराधिकारी समझें, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे ज्यादा सफल होंगे। हाँ, हमने हाल ही में मकाबिया खेलों का समापन किया, जो शानदार था क्योंकि कई खिलाड़ी इजराइल आ सके। मेरा मतलब है खेल कूद और नई जागृति पर गर्व है। बिल्कुल। और आप जानते हैं, फुटबॉल और खेलों का यहूदियों के बीच एक शानदार इतिहास रहा है और ये वास्तव में ज़ायोनिस्ट आंदोलन के साथ उभरा। ज़ायनिस्ट दार्शनिक मार्क्स नोडो ने मस्कुलर यहूदीवाद का विचार प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि यहूदियों को यशीवोत की धार्मिक जीवन शैली से बाहर आकर फिट और स्वस्थ होना चाहिए। उन्हें खेल कूद करनी चाहिए और मातृभूमि की रक्षा सीखनी चाहिए। यहीं से सब शुरू हुआ। मध्य और पूर्वी यूरोप में जायनिस्ट फुटबॉल और खेल क्लबों की बड़ी परंपरा है। अब इजरायली क्लब मकाबी हापोएल उस महान परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। हाँ, एक आखिरी बात, मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब सवाल है और आप मुझसे बेहतर जानती हैं क्योंकि आपको फुटबॉल की जानकारी है। क्या हम डेविड बेकहम को यहूदी फुटबॉलर मान सकते हैं? क्योंकि क्या उन्होंने खुलकर नहीं बताया है कि उनके दादा दादी में से एक यहूदी थे? सही है? सही है, ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि यहूदी लोग हमेशा किसी भी महान फुटबॉलर को ढूंढते रहते हैं जिसे वे अपना कह सकें और कह सके कि वो यहूदी है। मेरा मतलब है, सच का सामना करें, बेकहम का यहूदी मूल हो सकती हैं, लेकिन वो असल में यहूदी नहीं है। लेकिन वो इस बात को स्वीकारते हैं कि उनके एक दादा दादी यहूदी थे, है ना? मेरा मतलब है वो इस बारे में खुलकर बात करते हैं। सही है? वो इस पर खुलकर बात करते हैं। इतिहास में कई महान यहूदी हैं जिन पर हमें गर्व और प्रेरणा लेनी चाहिए। कमाल है, बहुत धन्यवाद। ये किताब दिलचस्प है और आपको बधाई। ये साफ तौर पर प्यार और लगन से की गई मेहनत है और मुझे यकीन है कि आप नतीजे से थोड़ी निराश होंगी, लेकिन हार के बावजूद आप काफी खुश लग रही हैं। बिल्कुल, अगली बार का मौका हमेशा रहता है।